Good morning, everyone. Today we are starting our new chapter 14 number natural resources. Okay. So guys, जैसे अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें मतलब क्या होता है कि जो कुछ हमें अर्थ से मिलता है नेचुरली, जो हमारे लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो सोर्सेज जो हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम हमारे प्लानट की बात करें अर्थ, तो इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ इज़ एज वी नो इट एग्जिस्ट। हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स और एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो हैं, उन सबको मिलाकर, सैटेलाइट्स को मिलाकर बात करें तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा क्या है कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करने देता है या लाइफ को सपोर्ट करता है जो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर नहीं है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइकिल्स के बारे में भी हम लेटर ऑन इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। सो लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। लाइफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंस फॉर दिस थिंग। तो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बियंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। तीनों चीज़ चाहिए। टेम्परेचर मतलब हाई नहीं चाहिए, लो नहीं चाहिए, ठीक है, मिनिमम जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उतना ही टेम्परेचर अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। सेकंड, वी नीड वाटर एंड फूड ऑल्सो। So the resources available on the earth and energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the earth. तो हमें जो कुछ भी चाहिए होता है, जो भी हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हमें अर्थ के ऊपर हमारे फुलफिल होते हैं। सो व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ? ये कौन से रिसोर्सेज हैं? सो दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। ये हमारे तीनों मतलब जो लैंड हैं जिसके ऊपर हम रहते हैं, जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं, जिस पे से हमें मिनरल्स मिलते हैं। सेकंड वाटर एंड थर्ड एयर। तो यहाँ पर हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चंस या ऐसा कुछ हो सकता है। अलग अलग हमारे पास जो स्फीयर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में आपको मिलेगी। जैसे कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बच्चों वो जगह है जो अर्थ का सबसे ऊपर का जिस क्रस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, मतलब लैंड। रॉक्स, लिथो का मतलब होता है रॉक्स, लैंड। तो जो भी आपकी पूरी अर्थ है, पूरा जो ग्लोब है, उसमें से 25% जो है वो अर्थ का क्रस्ट लेयर है, रॉकी लेयर है, जिसको हम कहते हैं बच्चों लिथोस्फीयर। और वही लिथोस्फीयर है जिसके ऊपर आप घर बनाते हैं, उसके ऊपर आप रहते हैं, उसके ऊपर आप चलते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, वो सब। Whereas remaining 75% is covered by the water, which is known as hydrosphere. ठीक है, और वो हाइड्रोस्फीयर जो है वो नीचे भी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में भी अवेलेबल है। देन द एयर विच कवर्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। आपकी अर्थ के ऊपर चारों ओर एयर है। ऐसा नहीं है कि कोई जगह वैक्यूम में है, नो, ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई एयर एंड विच इज़ नोन एज एटमोस्फियर। अब ये तीनों जो स्फीयर हमने देखे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ जो स्फीयर उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। उसको हम कहते हैं बच्चों बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको ये सपोर्ट करता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। विदाउट दिस 3 स्फीयर बायोस्फीयर इज नॉट पॉसिबल। और इन तीनों स्फीयर के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यू कैन सी द ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर। So living things constitute the biotic components of the biosphere, whereas non-living thing which constitute the abiotic components. Biotic मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब बायोटिक में आएंगे। और अबायोटिक के अंदर आते हैं बच्चों आपके एयर हैं, वाटर हैं, लैंड हैं, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है। ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है,
तो अब हम पहले अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा पूरा अबायोटिक कंपोनेंट्स का है। हम इसके अंदर एयर के बारे में देखेंगे, देन वाटर के बारे में देखेंगे, देन अलग अलग जो हमारे साइकिल्स है उसके बारे में देखेंगे, कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, हवा। ठीक है, एयर और विंड दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ाया है तो मैं बता दूंगा आपको। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। एयर के अंदर क्या होता है बच्चों, तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ओजोन, वाटर वेपर, नंबर्स ऑफ गैसेस आर देयर प्रेजेंट इन टू द एयर। एंड द कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है वही लाइफ सपोर्टिंग है। मतलब लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हुई है तो उसका एक रीज़न ये है हमारी एयर। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स। अब वीनस देख लो, मार्स देख लो, तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, वैक्यूम नहीं है वहाँ पर। बट द थिंग इज दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ लो। इट इज़ नियरली 95 to 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द वीनस, लाइक मार्स, लाइक प्लैनेट्स। अब इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमारे यहाँ पर देखो 0.03%, या अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू पॉल्यूशन 0.04%। अब 0.04% में भी हम चिल्लाते हैं कि आया है पॉल्यूशन हो गया है, तो वहाँ पर तो 95 to 97% है, ठीक है। तो वी कैन नॉट सर्वाइव ओवर दैट। So eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed in chapter number 5 need oxygen to break down the glucose molecules and get energy for further activities. तो आपको क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके बॉडी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज आपके बॉडी में आ गया, लेकिन ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए उसका कंबशन करवाना पड़ता है, और उस कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में से मिलता है, विच इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, आप जानते ही होंगे। सो दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कंकमिनेट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी तरह का कंबशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। मतलब आपको इवन दो पेट्रोल चलाना है, एलपीजी चलाना है, तो भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो रहेगी। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो अब ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, और जब कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न्स द फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स। तो ये सिर्फ हमारे अकेले की वजह से नहीं होता है कि भाई पॉल्यूशन हो गया, और भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप देख लो कि भाई फॉरेस्ट फायर, उसमें तो कितने सारे पेड़ जल जाते हैं, कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ऐड हो जाता है जब फॉरेस्ट फायर होती है। तो लेकिन अब इतना ज़्यादा आप कंबशन करते हैं, इतना ज़्यादा कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता होगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 0.04% है। क्यों इतना कम? मतलब कि वो कहीं पे यूटिलाइज भी होता होगा। So despite this, the percentage of the carbon dioxide in our atmosphere is mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. वो दो जगह पर यूज़ हो जाता है। The first one is photosynthesis by the green plants. ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड द सेकंड इज मरीन एनिमल्स ऑल्सो यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर कार्बोनेट शेल्स। वो उनके ऊपर जो कार्बोनेट के शेल होते हैं, वो शेल को बनाने के लिए भी उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे द्वारा प्रोड्यूस भी होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। तो ये था हमारा एयर का कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। वो किस तरह से आगे काम करता है, किस तरह से हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।